नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। हम आज के वीडियो से पहले आपको बता दें कि हमने जो अगला वीडियो बनाना है वो है एक इम्पेरेटिव टू वाइप आउट ट्रस्ट डेफिसिट ऑनर्स ऑन गवर्नमेंट एजेंसी सर्वे। अब ये सर्वे है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का, तो इस पर हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। और दूसरा है द इलीगल इमिग्रेशन इशू, तो ये पुराने होने वाले नहीं हैं, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब आते हैं हम आज के विषय पर। ठीक है जी, आज का विषय है हमारा, क्योंकि देखिए बहुत सी क्रांतियां हुई हैं। विश्व में भाप इंजन बना तो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, अलग अलग देश में अलग अलग चला, लेकिन एक जो औद्योगिक क्रांति के साथ प्रतिस्पर्धा और ये व्यापार बहुत बड़ा सब कुछ हुआ। भारत में भी हुई है, हरित क्रांति हुई है, श्वेत क्रांति हुई है। ठीक है जी, एक ये विकास के लिए होती हैं। ठीक है जी, वो अलग है, तो दोनों को हमें समझना है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि ताकतवरों ने किस तरह से जो है आम जनता पर जो है वो शासन किया है। जब साम्राज्यवाद था, जारवाद था, या जो दुनिया भर में तो ये चल रहा था, तो रिश्ता जो आम लोगों का था वो प्रजा और राजा का। जब ये पूरा जो व्यवस्था बदली, ऑर्डर बदला, लोकतंत्र आया, गणतंत्र आया, दूसरे वाद आए, तो उसमें शुरू होता है नागरिक और जनप्रतिनिधियों का रिश्ता। तो कुल अगर जितने वाद हैं वो तो बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, उनकी थ्योरी जो है वो अलग अलग है, लेकिन कुछ मुख्यों के हम नाम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे साम्राज्यवाद, साम्यवाद, समाजवाद और सांप्रदायिकतावाद, लोकतंत्र, गणतंत्र और अधिनायकवाद, फांसीवाद और बाजारवाद। ठीक है जी, तो इन के ज़रिए जो है ना, जो एक संबंध कायम होता है रूल्ड और रूलर का। हम रूल्ड हैं, यानी नागरिक जो है वो रूल्ड होता है, और जो रूलर होते हैं वो जनप्रतिनिधि जो जिनको हम चुनते हैं, तो वो हम पे रूल करते हैं, शासन करते हैं। ये स्पष्ट बात है, इसमें कोई नई बात नहीं मैं कह रहा। तो हम इसी को ही समझते हैं सबसे पहले कि 1919 में अगर यहाँ पर जलियांवाले बाग में गोलियां चली थी तो इटली में क्या हुआ था। हम फांसीवाद पे आज जिक्र करना चाहेंगे कि जो फांसीवाद है उसकी जो काम करने की शैली है वो क्या है, और कैसे फांसीवाद जो है वो पैदा हुआ। बेनितो मुसोलिनी 1883 में पैदा हुए, 1945 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इटली जो है वो पहले विश्व युद्ध में उसने हिस्सा लिया, और उसकी म्यूटिलिटी विक्ट्री उसको कहते हैं, उसकी हुई थी इटली की। तो उससे जो है वहाँ के लोग नाखुश हैं। हम अब प्रथम विश्व युद्ध की ओर नहीं जाएंगे, हम क्योंकि फांसीवाद पे बात करेंगे तो हमने बात करनी है कैसे मुसोलिनी कैसे जो है वो उसने संभाली कमान, तो उसको हम बात करते हैं। तो इतना जरूर मान के चलते हैं कि जो विश्व युद्ध में उसने भागीदारी निभाई अपनी, तो उसने जो म्यूटिलिटी यानी एक विकृत सी जीत हासिल करके पूरी जो व्यवस्था थी वो सारी गड़बड़ा गई थी इटली की। लोग नाखुश थे, यानी सामाजिक व्यवस्था कहें, आर्थिक व्यवस्था कहें और राजनीतिक व्यवस्था सब डगमगा गई थी। तो लोग नाखुश हो गए थे, वो परिवर्तन की ओर देख रहे थे। खैर 1919 में आम चुनाव हुए, 528 की तकरीबन उनकी जो है ना कुल संख्या है, तो उसमें से 255 जो है वो मेजॉरिटी के लिए चाहिए होते हैं। तो पीएसआई और पीपीआई और एक उनकी जो विरितियो ऑरलैंडो वो लिबरल, एक, ये तीन तो मुख्य पार्टियां थी, बाकी और भी हैं अलग से। तो कुल मिला के जब जो लिबरल पार्टी है इसको नहीं मिली मेजॉरिटी, तो वो एक जिसे कहते हैं ना, फिर हर एक जगह आवाज़ उठती हैं विरोधियों की भी। तो ऐसे में साम्यवादी और समाजवादी एकत्र हो गए, उन्होंने खूब हड़तालें और ये वो जैसा भी होता है, हर एक जो भी जिनका जो मौका लगता है वो करते हैं। ठीक है जी, लेकिन इस सब हड़तालों से और बाकी जो अव्यवस्था है इस पूरी कार्य प्रणाली से फैली, लोग नाखुश हो गए। तो हालांकि अब मुसोलिनी की बात करें, कोई वो शुरू से ही ऐसा अधिनायकवादी नहीं था। मुसोलिनी समाजवादी ही था, इसके पिता भी समाजवादी थे, इनकी माता जो थी वो एक अध्यापिका थी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पलटा क्यों खाया। हर एक को एक देखिए अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, और मुसोलिनी 1917 में फौज में भी गए, लड़ाई भी लड़ी थी उन्होंने, जो क्योंकि 1914 से 1918 तक 4 साल विश्व युद्ध रहा, तो 1917 में फौज में गए। पहले मतलब फौज में जब ज्वाइन की तो उसमें घायल हो गए युद्ध में, तो फिर रिटायरमेंट ले ली। तो यहाँ से उसके बाद इनके जो है जोश है और सोच है वो दोनों बदली।
तो 1917 में फौज से रिटायर होने के बाद मुसोलिनी ने 1919 में जो वहाँ के हालात थे इटली के, उस पर पैनी निगाह रखी। साम्यवादी थे, जो समाजवादी थे, और जो लिबरल थे, जो ठीक है उदारवादी, उनसे जो असंतोष फैला हुआ था, क्योंकि एक तरफ जो जीत तो हुई थी वो तो म्यूटिलिटी थी, विकृत से जीत थी, और उसमें भारी नुकसान हुआ था फौज का। 7 लाख जो फौजी थे वो मारे गए थे, 10 लाख घायल हुए थे, और आर्थिक नुकसान का कोई अंत नहीं। बेरोजगारी फैल गई, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया। और हड़तालों के बाद जैसे इन्होंने समाजवादी और साम्यवादियों ने मौका दे के हड़तालें की, सब कुछ किया, उससे भी और भी स्थिति बदतर होगी। 1921 के आसपास जो है लगभग गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी, और इधर से फांसीवादी अपना वो निगाह रखे हुए थे। यहाँ हम समझते हैं कि फांसीवादी जो संगठन है उसका गठन कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि 1914 से 1918 तक 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला, और इसमें 2 गुट बन गए थे विश्व में। मित्र राष्ट्र एक तरफ थे, ब्रिटिश, फ्रांस और रूस, और बाद में यूएस और इटली जुड़ गए, ये मित्र राष्ट्रों की तरफ से। और जो केंद्रीय शक्ति थी उनमें तुर्की और ये दूसरे देश थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय है वो है कि फांसीवादी जो संगठन है इसका गठन कैसे हुआ। बता दें कि बेनितो मुसोलिनी 1914 तक समाजवादी थे, इनके पिता भी समाजवादी थे, इनकी जो माता जी थे वो अध्यापिका थी, ये हम कह चुके हैं। और एक और बात बता दें आपको, ये इटली जो है ये तटस्थ था 1914 तक, लेकिन 1915 आते आते जो मुसोलिनी है इनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो इन्होंने समाजवादी विचारधारा को त्याग दिया और इटली के युद्ध में ये शामिल हो गए, क्योंकि ये उस गुट में जुड़ गए जिन्होंने जो कि इस बात के पक्षधर थे कि इटली को युद्ध लड़ना चाहिए, और मित्र राष्ट्रों की तरफ से इटली ने युद्ध किया और उसी सेना में ये भर्ती हुए। 1917 में ये सेवानिवृत्त हुए, घायल हो गए थे। और फिर इन्होंने 1919 में, इनको गुस्सा बहुत था क्योंकि कुछ मुआहदे हुए थे युद्ध में, वो अलग बात है, कभी चर्चा करेंगे। उसमें एक जगह है फ्यूम जो है रिजेका के नाम से आज जाना जाता है, क्रोएशिया साम्राज्य का ये हिस्सा हुआ करता था। आज ऑफिशियल जो इसका नाम है रिपब्लिक क्रोएशिया है। यह सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप के सेंट्रल जो कोस्टल एरिया में एड्रियाटिक सी है उसके तट पर है। तो 1924 में मुसोलिनी जो शासक था इटली का, और उन्होंने फ्यूम को अपने अधिकार में ले लिया था। तो 1919 में जो है गठन हुआ था फांसीवादी पार्टी का। अब फांसीवादियों को एक तरफ ये संगठन तो बन गया, इनको अब सपोर्ट किसकी मिली? अब समाज में एक तरफ तो आम आदमी होता है, फिर एक वर्ग और भी होता है जिसे एलिट क्लास कहते हैं। तो इस ऐसे में जो मुसोलिनी है इसको सपोर्ट मिली जो धनी तंत्र था वहाँ का, जो धनी लोग थे, दौलतमंद थे, जो पूंजीवादी थे। फिर इनके साथ साथ फिर जो प्राध्यापक थे, जो वकील थे, डॉक्टर थे, ये सब मिल गए। तो यानी 2 धड़े बन गए इटली के अंदर, एक तरफ उदारवादी को, समाजवादी को, साम्यवादी को, वो लोग थे, और एक तरफ ये हो गए। तो इन्होंने वहाँ पर जो कमान संभाली मुसोलिनी ने, और ये कहा कि भाई हम इसको पुराने रोमन की तरह प्रतिष्ठा और इसका मान सम्मान और इसे शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि हम कैसे मान लें, क्या ये ठीक होगा मानना कि जो फांसीवाद है या फांसीवादी लोग हैं, जो संगठन है, इनकी कोई विशेष विचारधारा, स्पष्ट विचारधारा होती है? तो ये कहना उचित नहीं है। इनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं होती, अपितु ये है कि इनका जो कार्य है वो निश्चित होता है। ठीक है, इनकी सोच में जो है राष्ट्र के बिना कुछ नहीं, राष्ट्र सब कुछ है। ठीक है जी, वही सर्वोपरि है। और ये जो संस्था जो है वो जो संस्था नहीं बल्कि संस्थान जो है सर्वोच्च संस्थान माना जाता है इनकी निगाह के अंदर, जो राष्ट्र है। ठीक है जी, तो नैतिक दृष्टि से भी इन्होंने जो इसको राष्ट्र को ही सर्वोच्च जो संस्थान माना है। ये फांसीवादी सोच है। और आगे भी अगर हम इनकी सोच को थोड़ा सा परखते हैं, समझते हैं, तो पता ये चलता है कि ये पूरे विश्व को समाजवाद और साम्यवाद से मुक्त करना चाहते थे। और लोग जो मुसोलिनी है, इनको अगर इनके जो फांसीवाद है इसमें क्या था कि इनके जो विपक्ष जो है ये इनको स्वीकार, मतलब विपक्ष तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। लोकतंत्र क्या है, और उनके तो उसको तो कहते थे ये बहुत कमजोर संस्था है लोकतंत्र, ये समस्याओं का हल नहीं कर सकती, ऐसी सोच रखते थे। और दूसरा ये था कि इनको विपक्ष तो बिल्कुल स्वीकार नहीं था। इनका एक नेता, ठीक है जी, वही है, और नेता का आदेश ही सब कुछ है, उसकी अनुपालना करना पहला धर्म,
और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर इन्होंने इस मुसोलिनी को ड्यूचे बना दिया। एक उपाधि होती है सर्वोच्च नेता के नेतृत्व के लिए, तो वो इनको उपाधि दे दी गई और इनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, कोई नहीं कर सकता था। तो ये जो सोच है एक ही व्यक्ति की, जो आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना या उसी को मानना, तो ये एक अधिनायकवाद की तरफ इशारा करता है। तो अब आगे हम थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं कि जो इसका जो घोर निंदक रही है, ये हमेशा समाजवाद और साम्यवादी और लोकतंत्र की इनकी घोर निंदक रही है। तो अब सवाल ये है कि इनके समर्थन में कौन था? इनके समर्थन में जो थे पूंजीवादी लोग थे, धनी लोग थे, जमींदार जागीरदार, ऐसे लोग इनके थे। अब देखो, निगाह तब रखी जाती है जब आदमी अध्ययन करता है, समझता है, तब उसे लाइन जो है वो किसी चीज़ के बीच में ड्रॉ कर सकता है कि मैंने ये समझा था और जो मैंने पढ़ा था वो ये था, जो कहा जा रहा है वो ये है, जो किया जा रहा है वो ये है। तो ये एक तार्किक शक्ति के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें समझना होगा। और एक बात और बता दें कि आप विकिपीडिया अगर देखोगे तो मुसोलिनी के बारे में पता करना चाहोगे तो पढ़ोगे, तो मैं विकिपीडिया की मैं जो जानकारी हासिल कर रहा हूँ, मैं तो किताब से कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये VN खन्ना है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशबंधु कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन विकिपीडिया में भी इनके बारे में काफ़ी जानकारी है। तो उसमें कहा है कि ये अवसरवाद और जिसे कहते हैं आवारा किस्म का ये एक व्यक्ति रहा अपने टाइम में, और प्रतिभा थी। ठीक है जी। अब ये 3-4 जो करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं एक व्यक्ति के, चलो ये तो अब वो जो विकिपीडिया में आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर लीडरशिप की हम बात करें, देखो लीडरशिप का उल्टा होता है मिस लीडरशिप। लेकिन लीडरशिप का पहला गुण ये होता है कि अपने पीछे लोगों को वो लगाने की क्षमता रखते हैं। तो ये मुसोलिनी में थी, उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए थे। खैर, अब हम जो आपको बता ही चुके हैं कि जो लक्ष्य था वो यही था कि हमने इटली को जो है पुनः शक्तिशाली बनाना है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जिसकी वजह हमने आपको बता दी है कि एक नेतृत्व जो चुनना, कि उसके बिना आप अब हर एक आदमी कोई भी हमेशा ही ठीक कहेगा, ये कहना मुश्किल है। खैर, जैसा भी हुआ, इनके बाद सब कुछ, लोकतंत्र भी तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। और अंततः हुआ क्या कि 1945 में, ठीक है जी, ये इटली छोड़ के स्विट्ज़रलैंड जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इनको, जो इनके विरोधी थे, उन्होंने देख लिया और फिर वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है जी। तो मित्र राष्ट्र थे वो सैनिक जो भी कह रहे, तो उनके द्वारा इनकी हत्या हुई। ये फांसीवाद की एक झलक थी जो हमने आपको बताई कि उनकी सोच में क्या क्या होता है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि भाई युद्ध प्रिय जिसे कहते हैं ना, आप ये कहते हैं, ये इनका मानना ये है कि बिना युद्ध किए जो है देश शक्तिशाली साबित नहीं कर सकता। और निरस्त्रीकरण जिसे कहते हैं कि जो वेपन्स का जो प्रोडक्शन है, या जो ये शस्त्र वगैरह जो है, इससे मुक्त कोई हो देश, ऐसी सोच नहीं है। गोया कहने का मतलब ये है कि विपरीत जो धाराएं हैं, ये विचारधाराएं हैं, इनके साथ सब कुछ चलना, सब ने जीवन में गतिमान है, रुकना ये नहीं है। कितनी बड़ी घटना हो जाए तब भी, और कितनी निंदा हो जाए तब भी, कितनी प्रशंसा हो जाए तब भी, कितनी स्तुति हो जाए तब भी, जीवन गतिमान है। लेकिन फिर भी इस जीवन के सफ़र में जो कुछ भी हम देखते समझते हैं, तो हमने अपने संदेश पर आते हैं कि हमारी तो गुजारिश यही है, हमारा तो निवेदन यही है कि आप अध्ययन करो, समझो। बहुत से वाद हैं, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि कितने वादों के ज़रिए इज़म जिसे हम बोलते हैं, जैसे साम्राज्यवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है, लोकतंत्र है, सांप्रदायिकता है, गणतंत्र है, अधिनायकवाद है, फांसीवाद है, और भी बहुत कुछ है। इनके द्वारा जो है वो कुल मिला के एक सूत्रीय जो लक्ष्य होता है कि किस तरह से आम जन पर हम हुकूमत कर सकें, शासन कर सकें। कौन कितना कामयाब है, जनता में भी आगे धड़े बढ़ जाते हैं, किसको कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो खैर, जिसको जो अच्छा लगता है वो जाने, वो काम जाने। हमने तो आज जो जिक्र किया है वो फांसीवाद का किया और मुसोलिनी का किया, किस तरह से उसने अपने संगठन बनाया और किस तरह से उसका अंत हुआ। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।